महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर क्या है वोटर्स का फैसला। बस कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की बनेगी सरकार या महाविकास आघाड़ी मारेगी बाजी। झारखंड में हेमंत सोरेन होंगे रिपीट या एनडीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आप साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का नतीजा क्या कहता है। क्या जो दावा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 9 की 9 सीटें जनता ने हमारे खाते में डाल दी है, यहां पर सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का, या फिर बीजेपी का दावा कि 6 सीटें तो आनी ही आनी है, ऊपर 3 कॉम्प्लीमेंट्री और होंगी। बहुत ज्यादा इंतजार अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, जिन्होंने बटेंगे कटेंगे के नारे के साथ इस चुनावी कैंपेन को ऐसी हवा दी, ऐसी आग लगाई कि जाति पाति का वो बैरियर टूट पाया या नहीं, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल ये कि लाडली बहन योजना का असर जमीन पर कितना दिखाई दिया। क्या महिलाओं का वोट, क्या लड़कियों का वोट सीधा सीधा महायुति के खाते में आकर जुड़ा या नहीं जुड़ा, आज का ये नतीजा बता देगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र का चुनाव मीनाक्षी इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सियासी उलटफेर बीते कुछ सालों में देखने को मिली है। खासकर 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा जिस तरीके का रहा, उसने ये तो बता दिया कि पार्टियों की तैयारी कैसी है। सबसे ज्यादा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा क्योंकि यही ऐसा स्टेट रहा महाराष्ट्र जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला दुगना रहा। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में ये जो दुगना फासला बीजेपी कांग्रेस के बीच में था, क्या इसे पार कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस फासले को कम कर पाएगी या फिर कांग्रेस बाजी मार पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। जिन रीजन्स में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, खासकर विदर्भ की 60 सीटों पर बीजेपी को झटका लगा था। लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर आप देखिएगा, 10 लोकसभा की सीटें विदर्भ में हैं और 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद विदर्भ में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प है क्योंकि विदर्भ के मुद्दे किसानों के मुद्दे हैं, कपास और सोयाबीन के मुद्दे हैं। यहां क्या कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प है। और मीनाक्षी, जब विदर्भ की चर्चा हम करेंगे तो बड़े चेहरों की करनी पड़ेगी, देवेंद्र फडणवीस की करनी पड़ेगी, नाना पटोले की चर्चा करनी पड़ेगी और नितिन गडकरी की। बिल्कुल, नागपुर की आप बात कर रही हैं। नागपुर जहां से देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में है। पिछली मर्तबा के चुनाव नतीजे 49,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार का जनादेश क्या कहता है, इस पर तुम्हारी नजर रहेगी ही। बात साकोली की भी करेंगे जहां से नाना पटोले चुनावी मैदान में है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि विदर्भ में बड़ा डेंट बीजेपी को इस बार भी लगने जा रहा है। महायुति यहां पर मुंह की खाएगी क्योंकि 38 सीटें ऐसी है जहां पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। क्या जनादेश आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जो टेली इस वक्त आप 0-0 देख रहे हैं, सबसे ऊपर देखिए लगातार ब्रेकिंग न्यूज आपको इस चुनाव से जुड़ी हुई इंडिया टीवी पर सीधा टॉप में आपको दिखाई देगी। नीचे की तरफ आप इंडिया टीवी के इस टेली पर नजर डालेंगे, 0-0 इस वक्त आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी मतों की गिनती में थोड़ा वक्त बाकी है। 8 बजे तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा और फिर तेजी से यहां पर नंबर बदलेंगे। आप देखें महायुति का आंकड़ा क्या कहेगा, किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी या हिचकोले खाते हुए जीत से पहले ही अटक गई, वो आपको नीचे दिखाई देगा। अदर्स की भूमिका क्या रहने वाली है। साल 1995 के नतीजे को जब आप याद करते हैं तब आप देखिए कि बीजेपी और शिवसेना के अलायंस में सरकार बनाने के लिए अदर्स की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। तकरीबन 40 ऐसे विधायकों की भूमिका थी जिन्होंने सरकार बनाने में सहायता कर दी थी। लेकिन इस बार अदर्स की भूमिका क्या रहेगी वो नीचे आपको टेली में दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अभी जहां पर टेली में आपको झारखंड नजर आ रहा है, पार्टी वाइज सिचुएशन आपको यहां पर दिखाई देगी। महाराष्ट्र में 3 दलों का ये गठबंधन, बीजेपी शिवसेना की शिंदे, एनसीपी अजीत गुट, तो वहीं कांग्रेस शिवसेना की उद्धव ठाकरे का गुट और साथ ही साथ अजीत पवार के चाचा, यानी कि हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। इस बार तो लड़ाई प्राची ठाकरे वर्सेस शिंदे की भी है, पवार वर्सेस पवार की भी है। बारामती की बात कर ले, क्या अजीत पवार यहां पर अपना जलवा दिखा पाएंगे या फिर अभी भी शरद पवार का जलवा कायम है? इस चुनाव में कौन अव्वल साबित होगा? क्या गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया?
बिल्कुल मीनाक्षी, ये देखना दिलचस्प होगा और हमें कुछ घंटों का या आप कहें कि कुछ ही देर का इंतजार बस अब करना होगा। जब ये 0-0 का आंकड़ा है ये नंबर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। पहला रुझान आप इंडिया टीवी पर देखेंगे और पहला रुझान आपके सामने जब आएगा तो महाराष्ट्र का मूड क्या है धीरे धीरे आप पढ़ पाएंगे। ये चुनाव महाराष्ट्र का दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि इस बार जितने भी दिग्गज मैदान में हैं, जितने भी चेहरे मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का इस चुनाव के बाद क्या होगा, एकनाथ शिंदे की राजनीति का इस चुनाव के बाद क्या होगा, अजीत पवार क्या चाचा की विरासत को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रह पाए हैं, यह फैसला भी जनता करेगी। ईवीएम में कैद हो चुका है, ईवीएम की गिनती जैसे ही शुरू होगी वैसे ही रुझान सामने आने लगेंगे। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी या फिर जो सिंपैथी वोट लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है वो सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे अपनी तरफ खींच पाएंगे। क्या उद्धव ठाकरे हिंदू प्लस मुस्लिम का वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और सवाल ये भी कि शरद पवार अपने भतीजे को कितनी मात दे पाते हैं, कितनी शिकस्त दे पाते हैं। लोकसभा चुनावों में हमने देखा था कि शरद पवार की विरासत शरद पवार के साथ इंटैक्ट रही थी और अजीत पवार कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। इस बार अजीत पवार पर प्रेशर भी है। अजीत पवार को खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना है, ये बताना है कि उनकी भूमिका क्या है, वो कितने मजबूत हैं, कितने वोटर्स उनके साथ हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों में इसी वेस्ट महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बिल्कुल 0 का आंकड़ा था अजीत पवार के पास। इसी वेस्ट महाराष्ट्र में बारामती की सीट आती है जहां परिवार की फाइट है। अब इस परिवार की फाइट में अजीत पवार जीतते हैं या फिर शरद पवार यहां पर बाजी मार ले जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। मीनाक्षी, आप मराठवाड़ा की बात कर लें, आप एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की बात कर लें। उद्धव ठाकरे पर जिन पर एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि पार्टी को पूरे परिवार की तरफ से चलाने की कोशिश हो रही थी, वो मठाधीश बनकर उद्धव ठाकरे बैठ गए थे, क्या वो तमाम आरोप जनता के बीच में जगह बना पाए हैं? एकनाथ शिंदे की राजनीति की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है? मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्या मुख्यमंत्री के पद पर ही वो बने रहेंगे? ये नतीजा बहुत हद तक इशारा देगा। सिर्फ बात एकनाथ शिंदे की अगर हम करें तो शिवसेना की पॉलिटिक्स की बात करें तो ठाणे और कोंकण का ये एक ऐसा रीजन है जहां पर एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत रहे हैं। आप रत्नागिरी की बात कर ले, सिंधुदुर्ग की बात कर ले, और खुद जहां से पचपकड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे, वहां पर तो वो जलवा बना ही लेंगे, वो उनकी अपनी सीट है। लेकिन उन्हें टक्कर दे रहे हैं उनके ही अपने गुरु रहे आनंद दीघे के भतीजे, क्या केदार दीघे कोई डेंट लगा पाएंगे? उद्धव ठाकरे ने एक कैंडिडेट यहां पर दे दिया। और जब हम परिवार की बात करते हैं तो इस बार केवल अजीत पवार वर्सेस शरद पवार नहीं हो रहा है, बात हमें वर्ली सीट की भी करनी पड़ेगी। वहां पर भी मामला त्रिकोणीय हो गया है। मुंबई रीजन की हम बात कर ले जहां पर मुकाबला 5 सीटों पर बहुत ही दिलचस्प हो गया है। कहीं कहीं पर ट्रायंगुलर फाइट आपको नजर आएगी, कहीं कहीं पर ये 4 कॉर्नर फाइट नजर आ रही है। 4 कॉर्नर फाइट में किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन पिछड़ता है? अगर महाराष्ट्र की उन 38 सीटों की भी हम बात कर ले जहां पर मुस्लिम वोटर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, वहां पर पलड़ा किसका भारी रहता है? या फिर ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा, एक है तो सेफ है वाला नारा, क्या उन इलाकों में चल गया है? क्या मुस्लिम वोटर कंसोलिडेशन का काउंटर कंसोलिडेशन हिंदुओं में हो गया है? क्या जाति पाति की दीवार गिर गई है? आज के नतीजे बताएंगे किसका नारा हिट हुआ, किसका नारा फ्लॉप हुआ। पूरी कोशिश मीनाक्षी की गई आखिरी वक्त तक कि वोटर्स को अपने पाले में लेकर आया जाए। आप याद करिए इन चुनावों की शुरुआत में ही देवेंद्र फडणवीस लगातार वोट जिहाद की बात करते हुए अपने वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरी वक्त तक देवेंद्र फडणवीस ने ये नारा छोड़ा भी नहीं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स का मुस्लिम समुदाय के मौलवियों से मिलना, मौलानाओं से मिलना, फतवे जारी होना, उलेमा बोर्ड का लेटर सामने आना, इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोशिश अगर महाविकास अघाड़ी की है कि मुस्लिम वोट उनके साथ कंसोलिडेट हो जाए तो उसका काउंटर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण करना चाहती थी महायुति भी, और इसलिए तमाम कोशिशें की गई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा लाया गया, एक है तो सेफ है का नारा लाया गया। खासकर वो सीटें जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स की साख दांव पर लगी हुई है। मानकुर्द सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहां से अबू आजमी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी मुलाकात काफी चर्चाओं में रही। एक ऐसे मौलाना से उन्होंने मुलाकात की जो लगा
लगातार हेट स्पीच के मामले में विवादों में रहते हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया, उनकी दुआओं की बात अबू आजमी ने की। हालांकि इस वक्त पर आखिरी वक्त तक काफी सियासत इस मुद्दे पर हुई। अब देखना यह है कि इन बातों को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया है या फिर महाराष्ट्र का जो मिजाज रहा है कि अलग अलग रीजन के, देखिए 6 रीजन है महाराष्ट्र में और अलग अलग रीजन का अपना अलग अलग टेस्ट है, अपने अलग अलग मुद्दे हैं। क्या इन्हीं मुद्दों के हिसाब से जनता ने वोटिंग की है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। आप बस स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब से कुछ देर बाद रुझान सामने आएंगे, नतीजे कन्वर्ट होना शुरू होंगे और महाराष्ट्र में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, ये आपके सामने आ जाएगा। महायुति कामयाब हो पाती है या महाविकास अघाड़ी कामयाब हो पाती है, ये सब कुछ आपके सामने अब से कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएगा। मीनाक्षी, और आइए बात कर लेते हैं जरा झारखंड की भी। महाराष्ट्र की हमने चर्चा कर ली, 288 सीटों वाली विधानसभा में किसकी बाजी जीत की तरफ, किसकी बाजी हार की तरफ। लेकिन बात झारखंड की भी, 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड, यहाँ का जनादेश क्या होने जा रहा है। जो बड़े मुद्दे इस झारखंड चुनाव में लगातार सुर्खियों में रहे, वो सिर्फ वोट जिहाद का नहीं था बल्कि वो लैंड जिहाद का भी था, वो रोटी बेटी का माटी का मुद्दा भी था, वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी था, हेमंत बिस्वा शर्मा का एग्रेसिव कैंपेन, शिवराज सिंह चौहान का किसानों से जुड़ा हुआ, आदिवासियों से जुड़ा हुआ कैंपेन, या फिर आप यूं कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन का वो बदला हुआ अंदाज, वो बदला हुआ लुक, जिस तरीके से वो आदिवासी अस्मिता को लेकर बार बार खड़े होते रहे, क्या जनता ने उन पर विश्वास जताया है। संथाल परगना की अगर हम बात कर ले, जहां से खुद हेमंत सोरेन आते हैं, जहां से बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, कहा जा रहा है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सेहरा बाबूलाल मरांडी के सिर पर सीएम का सज सकता है। लेकिन ये तो आगे की बात है। सर एक बार फिर से आप स्क्रीन पर नजर रखिएगा, झारखंड की 81 सीटों का हाल हम आपको कैसे बताने जा रहे हैं। बीजेपी की टैली जहां पर इस वक्त आपको शून्य नजर आ रहा है, 8 बजने के साथ साथ जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी, यहां पर टैली बड़ी तेजी से बदलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके के आरोप इस चुनाव में लगे, बार बार ईवीएम को लेकर लगा, बार बार ये लगा कि मतदाताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आज का चुनाव ये साबित कर देगा, अगर देखें इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तब तो किसी भी तरीके की कोई प्राची आपत्ति होती नहीं है, लेकिन वहीं अगर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आती है तो ठीक रहा ईवीएम पर भी फूटता है, ठीक रहा चुनाव आयोग पर भी फूटता है। बिल्कुल, इसका परफेक्ट एग्जांपल है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश में है बरपा। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहे, वोटिंग वाले दिन से ही लगातार अखिलेश यादव आरोप लगाते रहे कि प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट देने से रोका है। अब ये क्या अखिलेश यादव का डर है, क्या अखिलेश यादव की बातों में सच में सच्चाई है, ये सब कुछ थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के जो रुझान हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस वजह से भी दिलचस्प है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी चुनाव हो रहा है और इन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। मीरापुर में हंगामा हुआ, कुंदरकी में हंगामा हुआ, सीसामऊ में हंगामा हुआ। मीरापुर में कुल 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और अगर आप मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करेंगे तो 5 में से 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार वोटों का बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है और यही डर शायद समाजवादी पार्टी के बयानों में झलक भी रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से यह आह्वान किया जा रहा है कि आज मतगणना वाले दिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव रहें, वो मुस्तैद रहें, वो ये देखें कि मतगणना ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि चुनावी नतीजों से पहले नैरेटिव किसको क्या लेकर चलना है ये नेताओं ने पहले ही तय कर लिया है। अगर आप हारेंगे तो आप इसका ठीकरा चुनाव आयोग को फोड़ेंगे या फिर आप ईवीएम पर फोड़ेंगे, आप प्रशासन पर फोड़ेंगे, सब कुछ मीनाक्षी तय कर लिया गया है। चलिए एक बार फिर से हम झारखंड की बात कर लेते हैं, जो मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहे हैं। हम सबसे पहले रैलियों की बात कर लेते हैं। झारखंड में चुनावी कैंपेन बड़ा जोर शोर से किया गया। सबसे पहले बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो कुल 6 रैलियां उन्होंने की। गृह मंत्री अमित
शाह ने कुल 6 रैलियां की। 8 रैलियां शिवराज सिंह चौहान की हुई। बड़ी तेजी से हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एग्रेसिव कैंपेन में लगे रहे। कुल 55 रैलियां हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। इतना ही नहीं, अब नारों की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। अब इस नारे का जादू चला या नहीं चला, ये आज का जनादेश बता देगा। इतना ही नहीं, बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो भी बड़ी तेजी से काम करती हुई नजर आई। आप देखिए, एक तरफ एग्रेसिव फेस हेमंत बिस्वा शर्मा का इस चुनावी कैंपेन को लीड करता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने खुद के इतने लंबे मुख्यमंत्री रहने का अनुभव शिवराज सिंह चौहान लेकर इस इलेक्शन कैंपेन में उतरे थे। अब मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं हेमंत सोरेन। क्या इसका असर दिखाई देगा? ये ठीक उसी तरीके से है जैसे महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना। अगर महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना काम कर जाती है तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड में भी फिर मैया सम्मान योजना काम कर गई। लेकिन इसी के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दीदी के सम्मान के लिए योजना, फिर चाहे आप लखपति दीदी की बात कर लें, आदिवासियों के उनके सम्मान, उनके हक और हकूक की बात कर लें, मुद्दा धर्म परिवर्तन का भी बड़ा जोर शोर से झारखंड में उठा। आप देखें आदिवासी बेल्ट में, वहां के इलाकों में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं के साथ एक अमुक समुदाय के व्यक्ति का विवाह करना जो किसी दूसरे देश से आया है, जो बांग्लादेश से आया, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके वहां की जमीन को हथियाते जाना। तो धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी इस पूरे इलेक्शन के दौरान झारखंड में लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। अगर जेएमएम की जीत होती है, अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी कामयाब होती है, अगर इंडिया अलायंस का झंडा बुलंद होता है, तो ये कहा जा सकता है ये सारा नैरेटिव जनता ने बाय नहीं किया, जनता इसके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई। लेकिन वहीं अगर बीजेपी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब होती है तो फिर ये कहा जाएगा, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, वो वोट जिहाद का मुद्दा हो, वो लैंड जिहाद का मुद्दा हो, वो आदिवासियों की अस्मिता का मुद्दा हो, ये काम कर गया बीजेपी के लिए। तो बात हुई झारखंड की। एक बार फिर से लौटते हैं उत्तर प्रदेश से लेते हुए महाराष्ट्र की तरफ। 288 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा नजर राजनीतिक विश्लेषकों की भी प्राची बनी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां पे भले ही एग्जिट पोल ने किसी एक गठबंधन को बम्पर जीत दे दी हो, लेकिन इसका बड़ा सच ये भी है हर एग्जिट पोल सही साबित नहीं होता है। आज जनता का पोल क्या कहता है वो दर्शकों के सामने होगा। थोड़ा इंतजार और करना होगा, थोड़ी देर बाद रुझान सामने आने लगेंगे और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आप हर एक सीट का सबसे सटीक विश्लेषण आज इंडिया टीवी पर देखेंगे। लगातार हमारी टैली बदलेगी, टैली पर आप नजर बनाए रखिएगा। कौन मैजिकल फिगर तक पहुंचता है, कौन पीछे रहता है, सब कुछ आज इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प है, झारखंड का चुनाव दिलचस्प है और सबसे ज्यादा चर्चाओं भरा या सियासी सुखबुगाहट भरा अगर कुछ रहा या हंगामेदार कुछ रहा तो वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का चुनाव रहा है। ये 9 सीटों का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को एज मिली। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन अपनी पार्टी का लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, इसलिए अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन वही प्रेशर अखिलेश यादव के ऊपर है कि जो मोमेंटम उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बनाया था वही मोमेंटम इन चुनावों में भी बरकरार रहे। जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि 2027 में आ रहे हैं अखिलेश, वो नारा क्या बरकरार रह पाएगा? जिस पीडीए के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, क्या पीडीए का वो नारा इन चुनावों में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है? ये प्रेशर अखिलेश यादव के ऊपर है और इसी प्रेशर का नतीजा आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक सुर में जो बयान दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन चुनावों में कुछ तो बदला है, कुछ तो नैरेटिव में बदला है और इसीलिए अखिलेश यादव पहले से ही अपनी लाइन लेंथ तय करके चल रहे हैं। हालांकि जिन 9 सीटों पर फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उसका बंटवारा आप देखेंगे, यानी कि अगर उसके नतीजे आप पिछले देखेंगे तो ये 5-5 का आंकड़ा हो जाता है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 5 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार यह है कि कौन किसकी सीटों में सेंधमारी कर पाता है, क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रहा है। एक वक्त वो भी आया जब समाजवादी पार्टी के गढ़
भारतीय जनता पार्टी ने छीने, चाहे फिर आप वो रामपुर की बात करिए, चाहे आजमगढ़ की बात करिए। और इसीलिए मीरापुर में डर सता रहा है, कुंदरकी में डर सता रहा है, सीसामऊ में डर सता रहा है। हालांकि करहल की सीट को आप जरूर सेफ सीट कह सकते हैं, क्योंकि ये मैनपुरी की सीट है, खुद अखिलेश यादव की सीट है। अखिलेश यादव यहां से विधानसभा का चुनाव जीते थे। इस बार परिवार के चेहरे पर ही दांव लगाया गया है, तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है, लेकिन उन्हें भी टक्कर परिवार का ही सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे रहा है। इसलिए करहल का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गाजियाबाद खैर सीट की अगर आप बात करेंगे तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट कही जाती है। मंझवा सीट अगर आपको समझनी है तो जातीय समीकरण आपको देखना होगा, दलित आपको यहां पर वोट बैंक देखना होगा। हालांकि ये मंझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार गठबंधन से ये सीट दी नहीं गई। बीजेपी के नेता यहां से चुनावी मैदान में है, उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो ये मंझवा सीट किसके खाते में जाती है ये भी देखना मीनाक्षी दिलचस्प हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण हमने आपके सामने रख दिया। एक बार फिर से बात महाराष्ट्र की करते हैं और दिग्गजों के चेहरे की करते हैं, जिनके सियासी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, जो कोपरी पचपखड़ी सीट से चुनावी मैदान में है। अपनी सीट पर तो वो जीत दर्ज कर पाएंगे, लेकिन क्या वो ठाणे कोंकण बेल्ट में भी शिवसेना के शिंदे गुट की विजय पताका लहरा पाएंगे? अगर बड़ी संख्या में जीत हासिल होती है तो यह कहा जा सकता है कि फिर सीएम का सेहरा तो उन्हीं के सर पर होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस भी चुनावी मैदान में हैं। नागपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, नागपुर साउथ वेस्ट। पिछली मर्तबा उन्होंने 49,000 सीट मार्जिन से ये चुनाव जीता था। इस बार अगर बीजेपी की जीत का ये मार्जिन और ज्यादा बड़ा होता है, ना सिर्फ उनकी जीत का, अगर संख्या बीजेपी की और ज्यादा बड़ी होती है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलेगा कि ये सीएम का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सिर पर भी बांधा जा सकता है। क्योंकि आप जरा अमित शाह के उन बयानों को याद करें जिसमें उन्होंने कहा था, या फिर आप पार्टी के बाकी नेताओं के बयानों को याद करें जिसमें वो ये कहते थे कि चुनाव के नतीजों के बाद ये तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। बात अजीत पवार की कर लेते हैं। अपने चाचा से बगावत करने के बाद, पार्टी को अलग करने के बाद, परिवार के अंदर विच्छेद हो जाने के बाद इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। और लोकसभा चुनाव में चाहे मुद्दे हो, चाहे माहौल हो, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। ये बात विधानसभा चुनाव की है। बारामती से, अपने गढ़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार के वो राइट हैंड रहे हैं। शरद पवार की चाहे राजनीतिक विरासत रही हो, चाहे पारिवारिक विरासत रही हो, लगातार वो ही उसके फ्लैग बियरर रहे हैं। लेकिन इस बार वो अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या संघ का समर्थन अजीत पवार तक पहुंच पाया है? क्या बीजेपी का नैरेटिव के साथ अजीत पवार कंफर्टेबल हो पाए हैं? और क्या बीजेपी का वोट बैंक, क्या शिंदे की सेना का वोट बैंक भी अजीत पवार के पास शिफ्ट हो पाया है? और बारामती में उनकी ताकत क्या कहती है, ये नतीजे बता देंगे। तीन बड़े चेहरों की हमने बात की। बात उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की भी कर लेते हैं, जो वर्ली सीट से चुनावी मैदान में है। वर्ली सीट जहां पर पहले मुकाबला बड़ा आसान दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा चुनावी मैदान में उतरते हैं, यहां पर समीकरण बदल जाता है। इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया जाता है जब परिवार के सदस्य को ही कमबैक करने के लिए परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा वहां पर टिकट दे दिया जाता है। तो मुश्किल आदित्य ठाकरे की भी है, लेकिन क्या आदित्य ठाकरे परिवार की सियासी साख बचा पाएंगे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे और उनके बेटे भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है ये मुकाबला माहिम का भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल, ये मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और मीनाक्षी, जब हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है उन चेहरों की जिन्होंने पाला बदला है, जिनको लेकर कंफ्यूजन क्या वोटर्स के अंदर बरकरार रही, क्या कंफ्यूजन का मार्जिन उनको मिल पाया है, या फिर मैसेज एकदम क्लियर रहा। देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी पवार में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा, जिसका जिक्र अभी आपने किया, कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल हुए। वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने वो मैदान में हैं। अविनाश ब्राह्मणकर की अगर आप बात करेंगे तो ये एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें साकोली से नाना पटोले के सामने उतार दिया गया। नाना पटोले को चुनौती देने के लिए उन्हें उतार दिया गया। संजय निरुपम की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, शिवसेना में गए। डिंडोशी सीट से इनको चुनाव में उतार दिया गया। अर्चना पाटिल की अगर आप बात करेंगे तो शिवराज पाटिल की बहू हैं, कांग्रेस छोड़
बीजेपी में गई। लातूर सीट से अमितेश देशमुख के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। नीलेश राणे की अगर आप बात करेंगे तो टिकट के लिए बीजेपी छोड़ शिवसेना में गए, कुड़ाल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का फेरबदल या कुछ इस तरीके का आना जाना नेताओं का लगा रहा है। राजकुमार बाडोले पूर्व मंत्री बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं संदीप नाइक की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी नेता गणेश नाइक के बेटे हैं, एनसीपी पवार की पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। तो अभी जो फाइट है वो दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि मुकाबला कई सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है। तकरीबन 35 ऐसी सीटें हैं, विदर्भ की सिर्फ मैं बात कर रही हूं, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जो मुकाबला है वो सीधा देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे की अगर फाइट होती है तो कौन जीतता है? क्या शिंदे शिव सैनिकों का वोट अपने पाले में खींच पाते हैं या ठाकरे सिंपैथी वोट गेन कर पाते हैं? ये देखना दिलचस्प है। चाचा भतीजे की फाइट में कौन अपने आप को अव्वल साबित कर पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को आप देखेंगे तो उसका रेफरेंस लोकसभा चुनावों से लिया जा रहा है और देखना मेरे लिए भी दिलचस्प होगा कि मराठवाड़ा में जो डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा, 0 सीट मराठवाड़ा में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई। मराठवाड़ा रीजन अपने जातीय कॉम्बिनेशन की वजह से काफी महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि इस जगह पर बीजेपी का दबदबा जरूर रहता था। कुल 46 सीटें यहां पर हैं और 16 सीटें 2019 के चुनावों की बात करेंगे तो बीजेपी ने जीती। संयुक्त शिवसेना की बात करेंगे तो 12 सीटें जीती, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। लेकिन जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ तो 8 सीटों में से बीजेपी के आगे शून्य रहा। शिवसेना शिंदे गुट सिर्फ 1 सीट जीत पाई, कांग्रेस 3, यूबीटी 3 और एनसीपी पवार गुट ने 1 सीट यहां पर जीती थी। अब इसके जातीय कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें तो मराठा यहां तकरीबन 35% से ज्यादा है। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो 35 से 40% यहां पर ओबीसी हैं, 15% यहां मुसलमान भी हैं। औरंगाबाद वाली सीट जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दावा ठोकती है, इसी रीजन से आती है, इसलिए यहां का जो जातीय कॉम्बिनेशन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से मराठा आंदोलन हुआ। मनोज जरांगे जो बीजेपी पर तो अटैकिंग रहे लेकिन एकनाथ शिंदे पर उनके जो तेवर थे वो थोड़े से नरम रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के भरोसे या शिवसेना शिंदे गुट के भरोसे भारतीय जनता पार्टी मराठवाड़ा में आगे बढ़ रही है। अब क्या फायदा मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। डील ये भी चर्चा में बार बार आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार ही थे जिन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को खड़ा किया, उन्हें बड़ा किया, बीजेपी के खिलाफ एक हवा तैयार कर दी और इसका फायदा बहुत हद तक महाविकास आघाड़ी को मिला भी। लेकिन वही मनोज जरांगे पाटिल जब इसी मराठवाड़ा में अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए तैयार हो गए तो ये वही शरद पवार का कहीं माइंड गेम तो नहीं कि उनकी पार्टी को नुकसान ना हो जाए, उनकी महाविकास आघाड़ी को नुकसान ना हो जाए, इसलिए मनोज जरांगे पाटिल को शांत कराने के लिए भी उन्होंने ही दाव खेला। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एकनाथ शिंदे लगातार उस मीडिएटर की भूमिका में थे जो सरकार की तरफ से जो बतौर मुख्यमंत्री लगातार मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात करते रहे। तो क्या उन्होंने मराठाओं को मना लिया है? आज का नतीजा ये साबित कर देगा कि मराठा वोट क्या एकनाथ शिंदे के साथ है या नहीं है। ठाणे कोंकण की बात हम कर रहे हैं। देखिए अभी आपको 0-0 यहाँ पे नजर आ रहा है। ठाणे कोंकण वो बेल्ट है जहां शिवसेना मजबूत दिखाई देती है। शिवसेना दरअसल अगर आप संयुक्त शिवसेना को याद करें तो 2 ही जगह पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। एक ठाणे कोंकण जहां पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव रहा और एक मुंबई शहर की हम बात करें जहां पर उद्धव ठाकरे का प्रभाव रहा, जहां पर बाला साहेब ठाकरे का प्रभाव रहा। लेकिन चूंकि अब ये शिवसेना टूट चुकी है, एकनाथ शिंदे ठाणे और कोंकण में जहां पर बड़ी जीत का दम भर रहे हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई की सीटों पर बड़ी ताकत इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी की बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछले जरा चुनावों को आप याद करें, साल 2019 के चुनाव को जब 30 सीटों पर अकेले मुंबई रीजन में 36 में से 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव लड़ी। लेकिन इस बार उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी को इन सीटों पर ज्यादा तवज्जो दी है, दूसरे नंबर की पार्टी रही है। देखना यह होगा कि क्या जनता भी वो तवज्जो उद्धव ठाकरे को देती है या नहीं। हम कुछ और इंपॉर्टेंट सीट्स की बात कर ले, जब बात मुंबई रीजन की ही हो रही है। मानखुर्द शिवाजी नगर की बात कर ले, जहां का मुकाबला भी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ नवाब मलिक है, दूसरी तरफ अबू आजमी है।
अब मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम के बीच में अगर चुनाव हो रहा है, ये कंपटीशन बड़ा हो गया है, तो फिर मुसलमानों के वोटों का कंसोलिडेशन क्या हो पाएगा या फिर ये मुस्लिम वोट टूटेंगे और इसका फायदा महायुति को मिल जाएगा? सवाल बांद्रा ईस्ट की भी जिशान सिद्दीकी जो कि चुनावी मैदान में है, क्या उनके पिता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, इस निर्मम हत्या के बाद लोगों का सपोर्ट जिशान सिद्दीकी को मिलता है या नहीं? अणुशक्ति नगर की बात करें जहां से सना मलिक वर्सेस फहाद अहमद, ये लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। फहाद अहमद जो कि खुद कभी समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन पाला बदलने वालों में फहाद अहमद भी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी गुट को ज्वाइन कर लिया। इस वक्त अणुशक्ति नगर से वो चुनावी मैदान में हैं और जब आप मुलाकातों की बात कर रही थी तो एक मुलाकात नोमानी साहब से फहाद अहमद की भी हुई। उन्होंने तो बाकायदा फतवा जारी कर दिया, फहाद अहमद के लिए मुसलमानों को कहा कि आप जरा वोट करें। ये वोट जिहाद भी क्या असर कर पाया है या नहीं? आप लगातार इंडिया टीवी पर जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक सुबह 8 बजते ही बड़ी तेजी से यहाँ पर टैली बदलने जा रही है। इंडिया टीवी पर आप देखने जा रहे हैं सबसे तेज नतीजे।